नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश को लेकर दो खबरें हैं। एक, बीजेपी का आंतरिक सर्वे बता रहा है कि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में बीजेपी का मिशन 80 संकट में है। कई ऐसी सीटें हैं जो रेड जोन में है और ये सीटें बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीती थी। पार्टी द्वारा हाल ही में कराए गए एक आंतरिक सर्वे में करीब 2 दर्जन सीटों को सुरक्षित नहीं बताया गया है। ये सीटें रेड जोन में है। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना बिजनौर, बदायूं, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी सीटें शामिल है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आजमगढ़, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर सीट शामिल बताई गई है। यह सर्वे रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के अखबारों में छपी है। आप थोड़ी सी मेहनत कर इसको इंटरनेट पर भी खोज सकते हैं। यह तो हुई एक बात जो बताती है कि उत्तर प्रदेश का मिशन 80 बीजेपी के लिए अभी तो इतना आसान नहीं लग रहा है। यह बीजेपी का अंदरूनी सर्वे बता रहा है जिसको लेकर मीडिया में रिपोर्ट आई है। और दूसरी बात, कांग्रेस और बसपा में गठबंधन के कुछ संकेत आए। हालांकि यह संकेत साउथ से आए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और बसपा में गठबंधन को लेकर बात चली है, लेकिन इसकी चिंता उत्तर प्रदेश तक देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। आप दो बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, मायावती अचानक से एक्टिव हुई है और अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद को बसपा ने उन राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है जिनमें इसी साल चुनाव होने हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आदि। और तेलंगाना से संकेत आया है कि कांग्रेस और बसपा में चुनावी गठजोड़ हो सकता है। दक्षिण के अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपी है। कांग्रेस के सचिव एस संपत कुमार और बसपा के तेलंगाना प्रमुख RS प्रवीण कुमार के बीच में बैठक हुई है। अब कई लोग यह कह रहे हैं कि दक्षिण के गठजोड़ से उत्तर भारत में क्या असर पड़ेगा, और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश में तो मायावती और कांग्रेस दोनों ही करीब करीब जीरो पर है। ऐसे में 2 जीरो मिल भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचने से पहले कुछ आंकड़े देखने चाहिए। राजनीति में जीरो और हीरो बस समय का फेर है। एक फैसला जीरो कर देता है और एक फैसला हीरो के करीब लाकर खड़ा कर देता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के हाथ में बीजेपी की कमान आने से पहले कौन सोच सकता था कि बीजेपी पूरे देश में विजय रथ पर सवार हो जाएगी और केंद्र में 2 टर्म की सरकार चलेगी और तीसरे टर्म में पूरी तरीके से आने की तैयारियां हो जाएगी। अभी तक यह कहने वाले बहुत कम लोग हैं कि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार नहीं आने वाली है। अधिकतर लोगों का मानना है कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। हो सकता है सीटें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए। हाँ, कुछ चिंता है, लेकिन ऐसी चिंता तो 2019 के पहले भी खबरों में, सर्वे में देखी और सुनी गई थी। ऐसी ही चिंताओं में से एक चिंता बन सकती है कांग्रेस और बसपा का गठजोड़। यह अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर यह होता है तो आप ध्यान दीजिए। यह सच है कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा केवल एक ही सीट जीत पाई थी, लेकिन यह भी सच है कि बसपा के पास अभी भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल डीएक्टिव होने के बाद भी बसपा को पिछले चुनाव में 13% वोट मिला था। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ में बसपा आज भी अच्छा खासा वोट बैंक रखती है, अच्छा खासा वहां की राजनीति में हस्तक्षेप रखती है। मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव में 7.26% वोट पाकर 2 सीटें जीती। 2008 में 8.97% वोट पाकर 7 सीटें जीती और 2013 में 6.20% वोट पाकर 4 सीटें जीती। 2018 में 5.1% वोट पाकर 2 सीटें जीती। यानी साफ है कि यह वोट बैंक अकेला मध्य प्रदेश में बहुत कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर यह वोट बैंक कांग्रेस के साथ मिल जाए तो कमाल कर सकता है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2003 से लेकर 2018 तक के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 2003 में बसपा ने 2 सीटें जीती, 2008 में भी 2 सीटें जीती, 2013 में हालांकि एक ही सीट जीत पाई, 2018 में 2 सीटें जीती। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में करीब 6% से अधिक वोट शेयर बसपा के पास मौजूद है। यहां पर भी यह वोट बैंक अगर कांग्रेस के साथ मिल जाए तो कमाल हो सकता है। और यह बसपा का अपना वोट बैंक है और बसपा के वोट बैंक के साथ खासियत यह है कि वो अपने वोट बैंक को मूव करा सकती है। अब राजस्थान की बात करें तो 1990 से राजस्थान में बसपा की दस्तक है। 1998 में बसपा ने राजस्थान में 2 सीटें जीती, 2003 में भी 2 सीटें जीती, 2008 में 6 सीटें जीती, 2013 में 3 सीटें जीती, 2018 में 6 सीटें जीती। एक और बात, राजस्थान
में जो बसपा के विधायक है वो कांग्रेस में विलय करते रहे हैं। राजस्थान में बसपा की कमजोरी यह रही है कि बसपा वहाँ पर टूट जाती है, वह कांग्रेस के साथ जाकर मिल जाती है। और पंजाब की बात करें तो इस समय पंजाब में अकाली और बसपा का पहले से ही गठबंधन है। अगर अकाली बसपा के साथ गठबंधन कर रहा है तो यह माना जाना चाहिए कि पंजाब में बसपा का अपना एक वोट बैंक है। पंजाब में 33% आबादी दलित आबादी है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है किसी भी प्रदेश में। 1996 में शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस आंकड़े को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से 3 बातें बिल्कुल साफ है। एक, बसपा के पास मौजूदा राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो वो अकेली लड़कर खुद को खत्म कर ले, जो कि धीरे धीरे खत्म हो ही रही है, या फिर कांग्रेस के साथ आकर वो खुद को जिंदा कर ले, क्योंकि बसपा बीजेपी के साथ जा नहीं सकती है। ऐसा करने से उसका बचा कुचा वोट बैंक भी बीजेपी के पास चला जाएगा। वैसे भी बसपा का बहुत वोट पहले ही बीजेपी के पास जा चुका है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर मौजूदा देश की राजनीति में देखें तो अरविंद केजरीवाल ज़्यादा हल्ला करते हैं, अरविंद केजरीवाल की मीडिया में बात ज़्यादा होती है, अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं, वह कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे वो चर्चा में रहे। लेकिन अगर बसपा से तुलना करें तो बसपा अभी भी अरविंद केजरीवाल से बड़ी पार्टी साफ साफ दिखती है। वह कई प्रदेशों में अच्छा खासा वोट बैंक रखती है। यह अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुके हैं, लेकिन ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में खुद दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश में एक बात पर और ध्यान दिया जाना चाहिए, मुस्लिम वोट बैंक सपा के पास है। उत्तर प्रदेश में बसपा को 2022 में 1 सीट मिली, 2017 में 19 सीटें मिली। बसपा ने आखिरी बड़ा चुनाव 2007 में जीता था, जब यूपी में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बसपा करीब 1.5 दशक से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है और कांग्रेस करीब उत्तर प्रदेश में 35 साल से सत्ता से बाहर है। दोनों के उत्तर प्रदेश में अभी सत्ता में आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन एक सच यह भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान वोटर एक फैक्टर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19.26% है। यह एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो लगातार सपा के पास रहा है, लेकिन अब यह वोट बैंक सपा के पास जाकर राजनीति में उत्तर प्रदेश की कोई कमाल कर नहीं पा रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि यह अगर बसपा के पास आ जाए तो बहुत प्रभावी हो जाएगा, लेकिन बसपा पर मुसलमान भरोसा करते नहीं है, क्योंकि वो भाजपा के साथ कभी भी आती जाती रहती है। लेकिन अगर कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता है तो मुसलमान भरोसा कर सकते हैं और वो सपा को छोड़कर बसपा के पास आ सकते हैं। आप गौर कीजिए, अभी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण का नाम दिया है, नए समीकरण की बात की है। वो एनडीए के खिलाफ पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। यह जो पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यह समीकरण अखिलेश यादव के नेतृत्व में तो उत्तर प्रदेश में संभव ही नहीं है। लेकिन यह समीकरण कांग्रेस और मायावती के साथ आने से संभव हो सकता है और यह समीकरण कई प्रदेशों में बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। तेलंगाना में बसपा और कांग्रेस में गठबंधन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तर भारत में भी ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यह सच है कि यह गठबंधन बीजेपी को चिंता में डाल सकता है अगर बनता है तो। हालांकि मायावती आय से अधिक संपत्ति के मामले, ताज कॉरिडोर सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों की वजह से बार बार बैकफुट पर आती रहती है। अब वो अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी विरासत, राजनीतिक विरासत सौंपती हुई दिख रही है। लेकिन ध्यान में यह भी दिया जाना चाहिए कि नोएडा के लॉजिक्स बिल्डर की परियोजना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह अभी हाल ही में हुआ है। इसमें मायावती के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्र लता के नाम 261 फ्लैट होने का खुलासा हुआ है। ये फ्लैट जिस तरीके से आवंटित किए गए उस तरीके को गलत बताया जा रहा है। यह बेहद कम कीमत पर आवंटित किए गए हैं। यह खुलासा मई 2023 की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। वैसे तो यह मामला 2016-17 के वक्त का है, लेकिन अब यह मायावती को एक बार फिर से चिंता में डालता हुआ दिखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का मौजूदा सच यह है कि अखिलेश यादव अकेले बीजेपी को रोक नहीं सकते हैं, और अगर अकेली मायावती आगे बढ़ती है और कांग्रेस भी अकेली आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बंटने ही वाला है। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है बीजेपी को लाभ होने ही वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए तेलंगाना से आने वाले यह संकेत चिंता का कारण बन सकते हैं, अगर ये संकेत उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी थोड़े से भी उभरते हैं तो।
यह एक बहुत साफ सी बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।